हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम आपके सामने जो कि यूपीपी एवं सीआरपीएफ ट्रेडमैन पर के एक्सपेक्टेड जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। और चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका 26 नवंबर, ऑप्शन बी दिया है 30 नवंबर, ऑप्शन सी दिया है 15 अक्टूबर और ऑप्शन डी दिया है 2 अक्टूबर। तो पूछा है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। अगर 26 नवंबर को मनाया जाता है तो 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर से लागू कब हुआ तो ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है कि प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू बन के तैयार हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्यौहार। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा प्रसिद्ध त्योहारों में से तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका सिक्किम, ऑप्शन बी दिया है उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया है झारखंड और ऑप्शन डी दिया है केरल। तो किस राज्य में मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका सिक्किम में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। अगर बात करें अगर सिक्किम और कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं तो आपका एक सोनर लोखर, ये कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम में। एक होता है लोसांग त्यौहार, ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी सिक्किम मनाया जाता है। एक है साकीवर। सोनर लोखर, लोसांग, साकीवर, एक लोसर, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? सिक्किम में मनाए जाते हैं। अगर से उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर होता है आपका रथ यात्रा, रज परवा और धानु जात्रा। ये 3 प्रमुख त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं? ये उड़ीसा में आपके मनाए जाते हैं। अगर से हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पर एक सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये झारखंड में। सरहुल के बाद सरहुल, कर्मा और तुसु, ये सब त्यौहारें कहाँ मनाए जाते हैं? ये सब झारखंड में मनाए जाते हैं। और केरल की अगर से बात करें, केरल में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? केरल में एक ओणम, अट्टुकल पोंगल, ये सब कहाँ है? ये केरल में। अगर से पोंगल पूछे तो तमिलनाडु में, लेकिन अट्टुकल पोंगल आपका केरल में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया कि सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया आपका सिक्किम, जो कि हमारा सिक्किम सही आंसर है। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है जो सिक्किम में मनाया जाता है। और सिक्किम में और कौन कौन से थे? आपका सोनर लोखर है, लोसांग है और साकीवर है। उड़ीसा में आपका रथ यात्रा है, रज परवा है, धानु यात्रा है। झारखंड में सरहुल, कर्मा, तुसु। केरल में ओणम है और अटकोल पोंगल। ठीक है, ऑप्शन है हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? अगर से हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसकी घोषणा कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के 8 अगस्त 1942 को इसकी घोषणा हुई थी। और शुरू की बात करते 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अब पूछा गया आपसे कि ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज किसने फहराया था? ऑप्शन दिया भिकाजी रुस्तम
ऑप्शन बी दिया है कनकलता बरुआ, ऑप्शन सी दिया अरोड़ा आसफ अली और ऑप्शन डी दिया है लक्ष्मी सहगल। तो किसने फहराया था? तो ये फहराया था आपके अरोड़ा आसफ अली। किसने? अरोड़ा आसफ अली। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर हम लक्ष्मी सहगल की बात करें तो लक्ष्मी सहगल क्या कहते हैं? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल क्या कहते हैं? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। उनका पूरा नाम के आगे कैप्टन जोड़ा था क्योंकि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान इन्होंने संभाला था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी? 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी? ऑप्शन ए दिया है सरला ठकराला, ऑप्शन बी दिया है पुनीता अरोड़ा, ऑप्शन सी दिया है शिवांगी और ऑप्शन डी दिया है भावना कांत। पूछा है कि 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना जिसकी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो कौन बनी है? आपकी शिवांगी बनी है। कौन? शिवांगी बनी है। अगर से हम भावना कांत की बात करें तो ये पहली महिला फाइटर पायलट है। पहली महिला फाइटर पायलट ये कौन है आपकी? ये है आपकी भावना कांत। क्या है? ये पहली महिला फाइटर पायलट ये भावना कांत बनी है। और भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी बनी है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए दिया रमाबाई शिंदे, ऑप्शन बी दिया ज्योतिराव फुले, ऑप्शन सी दिया नारायण गुरु, ऑप्शन डी दिया है हरिदास ठाकुर। तो गुलामगिरी पुस्तक की बात करें तो किसकी पुस्तक है? ये ज्योतिराव फुले की पुस्तक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, और इन्होंने इनके बारे में अगर बात करें, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना अगर पूछे कब किए थे? 1873 में। और इन्हीं की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। इन्हीं की पत्नी थी कौन? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। ठीक है, जो कि भारत की पहली महिला अध्यापिका बनी। पहली महिला अध्यापिका बनी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है कि ज्योतिराव फुले की पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए दिया 120 मीटर, ऑप्शन बी दिया है 182 मीटर, ऑप्शन सी दिया है 153 मीटर, ऑप्शन डी दिया है 93 मीटर। तो गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर मुझे इसमें किसकी स्टैचू लगाई गई तो किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी स्टैचू है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात करते ये कितनी ऊंची है? 182 मीटर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर हम बात करें ये कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और अगर इनके बारे में बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में अगर से बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की डिजाइनर कौन थे? राम भी सुतार। स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर कौन थे? राम भी सुतार। ठीक है, अगर और डिजाइनर पूछे जैसे नए संसद भवन का पूछ लिया, नए संसद भवन के डिजाइनर कौन थे? तो कौन है? बिमल
पटेल हैं। नए संसद भवन के डिजाइनर कौन है? विमल पटेल हैं। और पूछिए जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर के डिजाइनर कौन है? राम मंदिर के डिजाइनर कौन है? तो यहाँ आपके चंद्रकांता सोमपुरा, चंद्रकांता सोमपुरा। ये कौन है? ये राम मंदिर जो कि अयोध्या में बन रहा है, राम मंदिर के डिजाइनर कौन है? चंद्रकांता सोमपुरा। और नए संसद भवन का डिजाइनर पूछ लिए तो कौन है? विमल पटेल। ठीक है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर पूछ रहे तो रामवीर सुतार हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है। और कितनी मीटर ऊंची है? तो 182 मीटर ऊंची है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ने दिया यकृत, ऑप्शन बी दिया है लार ग्रंथि, ऑप्शन सी दिया है फेफड़ा, ऑप्शन डी दिया है अग्न्याशय। ऑप्शन डी क्या दिया है? अग्न्याशय। लाइपेज नामक एंजाइम की बात करें किस शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? तो यह अग्न्याशय द्वारा बनाया जाता है। अगर से हम लाइपेज का मतलब कार्य पूछें तो लाइपेज क्या करता है? तो लाइपेज क्या करता है? ये वसा का पाचन करता है। किसका? वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। वसा का पाचन लाइपेज करता है। ठीक है। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओट्टम थुलाल लोकप्रिय है? किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओट्टम थुलाल मतलब प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दिया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दिया कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया तमिलनाडु और ऑप्शन डी दिया है केरल। तो किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये आपका केरल में प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है। अगर से केरल में और कौन कौन से नृत्य? तो यहाँ पर एक है पठियानी नृत्य है, पठियानी है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है और एक है थिरयट्टम। केरल में पठियानी है, आपकी कथकली है, मोहिनी अट्टम है और थिरयट्टम है। ये सब नृत्य कहाँ के? सब केरल के हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के नृत्य कौन कौन से हैं? तो कुलट्टम है। कौन सा? कुलट्टम है, एक है अयट्टम है, और भरतनाट्यम है। ये कहाँ के हैं? सब तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं या नृत्य हैं। और कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर एक यक्षगान। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर है कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश। कर्नाटक का यक्षगान, तमिलनाडु का कुलट्टम, अयट्टम और भरतनाट्यम। और केरल की बात करें तो पठियानी है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है और थिरयट्टम है। ये कथकली है, थिरयट्टम, मोहिनी अट्टम, थिरयट्टम। ऑप्शन डी हमारा सही होता है कि ओट्टम थुलाल कहाँ का? यह केरल का लोक नृत्य है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच हुए वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? ऑप्शन ए दिया आपका इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी दिया है जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन सी दिया है स्वर्ण सिंह और ऑप्शन डी दिया है जगजीवन राम। जो है भारत 1971 के युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो 1971 के युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन थे? ये थे आपके जगजीवन राम। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर से पूछे 1999 चूँकि कारगिल का युद्ध हुआ था, 1999 कारगिल के युद्ध के समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था? कारगिल के युद्ध के समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो ये कौन थे? आपके जॉर्ज फर्नांडिस थे। कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। कब? 1999 कारगिल युद्ध के समय। अगर से पूछे कारगिल युद्ध के समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था।
ऑपरेशन विजय। ये कब चलाया गया था? 1999 कारगिल युद्ध के समय। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दिया है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी दिया है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी दिया है इंडोनेशिया। पूछा है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर हम और कुछ पर्वत के बारे में जाने तो कौन सा हो? जैसे हो गया एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? कौन सा? एंडीज हो गया। और रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? एंडीज हो गया, रॉकी हो गया और मकालू हो गया। कौन सा? मकालू पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? और एक है लाहत से पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? एक है एटलस हो गया। ठीक है, तो अगर हम एंडीज की बात करते हैं कहाँ है आपका? ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। और रॉकी की बात करते हैं कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में है। उत्तर अमेरिका में कौन है? ये रॉकी पर्वत श्रेणी है। और मकालू की बात करें कहाँ पर है? ये नेपाल और चीन की सीमा पर है। नेपाल और चीन की सीमा पर कौन सा है? मकालू पर्वत श्रेणी है। और ल्हासा की बात करें तो कहाँ पर है? नेपाल और ये नेपाल की सीमा पर है। नेपाल की सीमा पर कौन सा है? ल्हासा। और एटलस की बात है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। कौन सा? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा है? एटलस पर्वत श्रेणी। अफ्रीका में एटलस पर्वत श्रेणी है। ठीक है, आपसे पूछा था दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ है? ये आपका न्यूजीलैंड में था। अगर सैंडीज की बात करें तो आपका था दक्षिण अमेरिका में। और रॉकी की बात करें तो उत्तर अमेरिका में। मकालू नेपाल और चीन की सीमा पर था। और ल्हासा कहाँ है? नेपाल की सीमा पर। एटलस ये आपके दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। एटलस। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है। ऑप्शन ए दिया आपका एयर इंडिया 1, ऑप्शन बी दिया है एयरफोर्स 1, ऑप्शन सी दिया फ्लाइट 101 और ऑप्शन डी दिया है कोड ईगल। तो भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने के लिए किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत क्या है? तो वो कौन सा है? एयर इंडिया 1 है। ऑप्शन है हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए दिया आपका ब्राज़ील, ऑप्शन बी दिया अर्जेंटीना, ऑप्शन सी दिया है भारत, ऑप्शन डी दिया है पेरू। तो विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील है। अब पूछे अगर से किस महाद्वीप में आता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब पूछे ब्राज़ील में कपास के बागान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं क्या? फजेंडा। कपास के कॉफ़ी के विश्व का सबसे बड़ा कपास है। कपास नहीं, काफ़ी है क्वेश्चन। कॉफ़ी उत्पादक विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो था आपका ब्राज़ील। ये ब्राज़ील कहाँ पर स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब पूछे ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा। अब विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी मतलब बंदरगाह कौन सा है? तो ये कौन सा है? सेंटोस बंदरगाह। अब पूछे भारत में मतलब कॉफ़ी बंदरगाह को क्या कहते हैं? कौन सा है? न्यू मैंगलोर। भारत में कॉफ़ी बंदरगाह कौन सा है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर कौन सा है? मतलब भारत में कॉफ़ी बंदरगाह है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया रेशम उत्पादक, ऑप्शन बी दिया आर्द्रता संवर्धन, ऑप्शन सी दिया है जल संवर्धन, ऑप्शन डी दिया है अंतराल फसलन। तो मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? जल संवर्धन कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन ए दिया आपका हरियाणा, ऑप्शन बी दिया केरल, ऑप्शन सी दिया है मणिपुर, ऑप्शन डी दिया है मेघालय। ऑप्शन डी दिया है मेघालय। तो कौन सा है आपका लिंगानुपात किस राज्य का सबसे अधिक है? तो ये आपका केरल का अधिक है। कितना है? 1084। कितने पे? 1000 पे। 1000 पुरुष पे 1084 महिला हैं। अगर पूछे किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है तो है आपका हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। ये कितना है? 877। 1000 पुरुष पे 877 महिला हैं। ठीक है, अगर हम यूपी की बात करें, इसके उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका जौनपुर। कौन सा है? जौनपुर। यूपी में सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये आपका जौनपुर। और कितना है? 1018। कितने पे? 1000 पे। ठीक है, और इस यूपी में सबसे कम मतलब ये अधिक मतलब सर्वाधिक था, ये सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो है आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। कितना है ये? 851। कितने पे? 1000 पे। ठीक है, अगर से सिर्फ यूपी का पूछ लें, यूपी का लिंगानुपात कितना है? यूपी का लिंगानुपात कितना है? ये यूपी के जिलों का था, मतलब यूपी में सबसे अधिक जिला और सबसे कम जिला, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। और यूपी का लिंगानुपात पूछ ले कितना है? ये 912 है। कितने पे? 1000 पे। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। एक पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका देवप्रयाग, ऑप्शन बी दिया है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी दिया है कर्णप्रयाग, ऑप्शन डी दिया है सोनप्रयाग। अगर हम पंचप्रयाग की बात करें तो चलिए देख लेते हैं पंचप्रयाग के बारे में। विष्णु प्रयाग है, कौन सा? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, क्या आपका कर्णप्रयाग, कर्ण प्रयाग, और रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और एक आपका देवप्रयाग। ये आपके पंचप्रयाग में आते हैं। ठीक है, अगर पूछे विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं? यहाँ पर होती है अलकनंदा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा। अलकनंदा प्लस धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग बनाते हैं। और नंद प्रयाग की बात करें तो यहाँ पर होता है अलकनंदा, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी मिलकर नंद प्रयाग बनाते हैं। अगर कर्ण प्रयाग की बात करें तो यहाँ पर है अलकनंदा प्लस अलकनंदा प्लस पिंडार गंगा, पिंडार गंगा। अलकनंदा प्लस पिंडार गंगा मिलके कर्ण प्रयाग बनाती हैं। और रुद्र प्रयाग की बात करें तो ये कौन कौन से हैं? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, मंदाकिनी। और देवप्रयाग यह है अलकनंदा प्लस भागीरथी, अलकनंदा प्लस भागीरथी। देवप्रयाग कौन कौन सा है? आपका है अलकनंदा प्लस भागीरथी, अलकनंदा प्लस भागीरथी, भागीरथी, अलकनंदा प्लस भागीरथी। ठीक है, तो पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन पंचप्रयाग में शामिल नहीं है? आपका देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और सोनप्रयाग। कौन सा नहीं है? तो ये सोनप्रयाग आपका नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है? निम्न में से कौन सी भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है?
ऑप्शन ए दिया राजघाट, ऑप्शन बी दिया है चैत्यभूमि, ऑप्शन सी दिया है शांतिवन, ऑप्शन डी दिया है विजय घाट। तो अगर हम राजघाट की बात करें तो ये किसकी समाधि स्थल है? ये आपके महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की समाधि स्थल कौन सा है? तो ये आपका राजघाट। ठीक है। और उनके अगर से मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई थी। अगर चैत्यभूमि की बात करें, चैत्यभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो ये आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल कौन सी है? आपकी चैत्यभूमि। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर हम शांतिवन की बात करें तो शांतिवन किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है, जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल कौन सी है? शांतिवन है। और विजय घाट की बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कौन सी है? आपकी विजय घाट है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुआ था? स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए दिया है 1 मई 2015, ऑप्शन बी दिया है 25 जून 2015, ऑप्शन सी दिया 20 नवंबर 2016, ऑप्शन डी दिया 22 जनवरी 2015। तो स्मार्ट सिटी योजना की बात करें तो कब शुरू हुई थी? ये 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। अगर पूछे पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? अच्छा, पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? ठीक है, पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? का भुवनेश्वर पहला स्मार्ट सिटी है। और पूछे 100वां स्मार्ट सिटी कौन सा है? 100वां स्मार्ट सिटी तो आपका शिलांग। कौन सा है? शिलांग 100वां स्मार्ट सिटी है। पहला स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर, 100वां स्मार्ट सिटी शिलांग है। ठीक है। अगर हम पूछे 22 जनवरी 2015 को कौन सी योजना लॉन्च हुई थी? यहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, कब हुई थी? आपकी 22 जनवरी 2015 को बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना। अगर पूछे 20 नवंबर 2016 को कौन सा योजना लॉन्च हुई थी? आपकी हुई थी पीएम यानी प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सी? ग्रामीण। पीएम आवास योजना ग्रामीण। कब हुआ था? ये 20 नवंबर 2016 को शुरू हुआ था। ठीक है। तो पूछा था स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुआ था? तो हुआ था आपका 25 जून 2015 को। और पूछे पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? तो यह था आपका भुवनेश्वर, और 100वां स्मार्ट सिटी शिलांग था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दिया रमाबाई, ऑप्शन सी दिया ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी दिया सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन डी दिया सावित्रीबाई फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन है हमारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है? निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है? ऑप्शन ए दिया आपका थालघाट दर्रा, ऑप्शन बी दिया भोरघाट दर्रा, ऑप्शन सी दिया पालघाट दर्रा, ऑप्शन डी दिया सेनकोट्टा घाट दर्रा। तो कौन सा दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है? तो आपका थालघाट दर्रा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगर हम भोरघाट दर्रा की बात करें तो ये भी कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है। ये किसको जोड़ता है? तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को नासिक से थालघाट दर्रा जोड़ता है और मुंबई को पुणे से भोरघाट दर्रा जोड़ता है। अगर हम पालघाट दर्रा की बात करते हैं किसको जोड़ता है? कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोच्चि कोयम्बटूर से कौन जोड़ता है? तो ये पालघाट दर्रा जोड़ता है।
अब सेनकोट्टा घाट दर्रा किसको जोड़ता है? तो आपका जोड़ता है तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी से। तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी, कहाँ पर ये? मदुरई तमिलनाडु में, शिवकाशी। सेनकोट्टा घाट दर्रा किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी से जोड़ता है। पालघाट दर्रा कोच्चि को कोयम्बटूर जोड़ता है। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से, और थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए दिया है लिम्पोपो नदी, ऑप्शन बी दिया है कांगो नदी, ऑप्शन सी दिया है माही नदी, ऑप्शन डी दिया है नील नदी। ऑप्शन डी दिया है नील नदी। अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें, ये जैसे हमारे पृथ्वी हो गई, तो बीचों बीच से एक जीरो लाइन रेखा जाती है, इसी को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। और ऊपर से जाती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री। इसे क्या कहते हैं? इसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और एक दक्षिण में जाती है आपकी 23.5 डिग्री, इसे क्या कहते हैं? इसे मकर रेखा, मकर रेखा। तो पूछा है कि भूमध्य रेखा को, यानी जीरो लाइन रेखा को भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। पूछा है भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? इसे कांगो नदी 2 बार काटती है। कहाँ पर है कांगो नदी? कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अगर से पूछ ले कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो इसे माही नदी, जो कि भारत में है। इसे माही नदी 2 बार काटती है, माही नदी। अब पूछे मकर रेखा कौन सी नदी 2 बार काटती है? इसे लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। कौन सी? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और नील नदी की बात करें, नील नदी, अगर नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी कितनी लंबी है? तो 6650 किमी लंबाई है। इसकी लंबाई 6650 किमी है। अब पूछे नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है, जो कि अफ्रीका में स्थित जीरो लाइन पर ये स्थित है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है। और नील नदी 2 धाराओं में निकलती है। नील नदी 2 धाराओं में निकलती है। कौन कौन से हैं? तो यह आपका एक है श्वेत नील के रूप में, श्वेत नील, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती है। एक है आपका ब्लू नील, ये कहाँ से निकलती है? आपका ताना झील से निकलती है, ताना झील से निकलती है। ठीक है, तो हमारा आंसर है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी? कांगो नदी 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।